हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संस्मरण वसंत के अग्रदूत के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस संस्मरण में जो पहला महत्वपूर्ण अंश है वो है, अब भी उस अनुभव को याद करता हूँ तो मानो एक गहराई में खो जाता हूँ। अब भी राम की शक्ति पूजा अथवा निराला के अनेक गीत बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन तुलसीदास जब जब पढ़ने बैठता हूँ तो इतना ही नहीं कि एक नया संसार मेरे सामने खुलता है, उससे भी विलक्षण बात यह है कि वह संसार मानो एक ऐतिहासिक अनुक्रम में घटित होता हुआ दिखता है। मैं मानो संसार का एक स्थिर चित्र नहीं बल्कि एक जीवंत चलचित्र देख रहा हूँ। ऐसी रचनाएं तो कई होती हैं जिनमें एक रसिक हृदय बोलता है, विरले ही रचना ऐसी होती है जिसमें एक सांस्कृतिक चेतना सृजनात्मक रूप में अवतरित हो। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह गद्यांश अज्ञे द्वारा लिखित संस्मरण वसंत का अग्रदूत से लिया गया है। निराला की कालजयी कविता तुलसीदास पढ़ने से पूर्व अज्ञे की निराला और उनके काव्य के संबंध में धारणा कुछ अच्छी नहीं थी। उन्होंने विश्व भारती पत्रिका में निराला और उनके समग्र साहित्यिक कृतित्व की कटु आलोचना की थी। तुलसीदास सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काव्य है। इस कविता को पढ़ने के बाद उसके भावों, विचारों तथा संदेशों को समझने के बाद अज्ञे को लगा कि निराला उनके समान ही भारतीय संस्कृति के उपासक तथा राष्ट्र को दास्ता और हीन भावना से मुक्त देखने के लिए आतुर है। तुलसीदास को पढ़कर जो मनोदशा अज्ञे की हुई उसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। निराला की लंबी कविता तुलसीदास को पढ़ते समय अज्ञे गंभीर स्फूर्तिदायक विचारों में खो गए, मानो वह सागर में उबडूब करने लगे। उन्हें लगा कि वह नई अनुभूतियों के आकाश में विचरण कर रहे हैं। जिस प्रकार का काव्यानंद, अनुभूतियों और भावों का संचार राम की शक्ति पूजा, जूही की कली तथा निराला के स्फुट गीतों को पढ़कर हुआ है, तुलसीदास को पढ़ते समय प्राप्त काव्यानंद तथा अनुभूति जगत से भिन्न है। तुलसीदास में इतिहास बोध था, सांस्कृतिक बोध था। सांस्कृतिक ख्वास के कारण उत्पन्न लोभ और कलेश भी था, पर साथ ही तम के पार जाने और स्वर्णिम आलोक देखने की आशा की थी। उसके लिए संघर्ष करने का आह्वान भी था, आस्था भी थी, विश्वास भी था। उसमें जीवन और समाज के वृहत्तर सत्य की ओर संकेत है। मध्यकाल में जनमानस के वैमनस्य के विषैले अंकुरों के पल्लवित होने तथा भोग विलास की प्रवृत्ति के संकेत हैं। अज्ञे को लगा कि उनकी तथा निराला की भावभूमि एक है।
भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम तथा जीवन के उदात्त मूल्यों और अंत में उनकी विजय में आस्था समान है। तुलसीदास को पढ़ते समय अज्ञेय को लगा कि भारत का मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास चलचित्र की तरह उनके सामने कालक्रम से अनेक घटनाओं, परिस्थितियों, संघर्षों को प्रस्तुत कर रहा है और पाठक को सचेत, सावधान, जागरूक होने का आह्वान कर रहा है। जहाँ अन्य कविताएं भावुक, संवेदनशील, रसासिक हृदय वाले कवियों की उद्गार होती है और पाठकों को भी रसमग्न, भावमग्न कर देती है, वहाँ तुलसीदास सांस्कृतिक चेतना का, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काव्य है। निराला ने इस सांस्कृतिक चेतना को अपनी भाषा, रचना शिल्प से एक सृजनात्मक कलाकृति बना दिया है। निराला ने शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया है कि कहीं ओजमई भाषा में तो कहीं विषादपूर्ण स्वरों में अपने समाज का चित्र मूर्तिमान कर दिया है। कविता में घटना को ऐतिहासिक मनोवृत्ति प्रदान की है। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, अज्ञेय और निराला की भारत की सांस्कृतिक अस्मिता में आस्था, दोनों की काव्य प्रेरणा में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का भाव है। दूसरा, अज्ञेय और निराला दोनों ने प्राचीन प्रतिमानों को तोड़कर नए प्रयोग करके हिंदी कविता को नए मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान की। इसका दूसरा अंश देखें। स्वर की बात तो हम भी सोचते थे, लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था और तुम्हारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर रहता था। वह फिर थोड़ा रुक गए। सुमन फिर कुछ कहने को कुलबुलाए और मैंने उन्हें फिर टोक दिया। ऐसा नहीं है कि हम बात को समझते नहीं हैं। हमने सब पढ़ा है और हम सब समझते हैं, लेकिन हमने शब्द के स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण था। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह गद्यांश अज्ञेय द्वारा लिखे गए संस्मरण वसंत का अग्रदूत से लिया गया है। 1951 में अज्ञेय अपने मित्र शिवमंगल सिंह सुमन के साथ एक बार फिर निराला से मिलने उनके इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में स्थित छोटे से मकान में गए। जब प्रातःकाल 10 बजे के लगभग वह वहां पहुंचे तो निराला रसोई घर में अपने लिए भोजन बना रहे थे। सूचना मिलने पर वह बैठक में आए और इन दोनों से बातचीत करने लगे। उस बातचीत के आरंभ में ही निराला के 4-6 वाक्यों को सुनने के बाद अज्ञेय को सुखद आश्चर्य हुआ कि पुरानी पीढ़ी के निराला नई पीढ़ी के साहित्य साधनों की रचनाएं पढ़ते हैं और उनकी खरी पहचान भी उन्हें है। बातचीत के सिलसिले में नए कवियों और उनकी रचनाओं के विषय में उनके विचार प्रकट करते हुए निराला जी ने कहा है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें निराला जी ने कहा है कि छायावादी कवियों ने अधिकतर गीत लिखे हैं। गीत गेय होते हैं और उनमें संगीत माधुरी प्रचुर मात्रा में होती है। हम भी कविता लिखते समय संगीत की माधुरी का लय, तान, कोमल कांत पदावली का ध्यान रखते हैं, पर हमारा ध्यान संगीत माधुरी पर ही
केंद्र रहता है। हम अपनी कविता में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सरल हो, कोमल हो, पाठक को लय, ताल, धुन द्वारा संगीत का आनंद प्रदान करे। हम लोग शब्दों के संगीत पर ध्यान नहीं देते। हमारी कविता में संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक रहते हैं और हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा संगीत की काकली श्रोताओं के कानों में रस की पिचकारियां डाल सके। हम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कम करते हैं और उनमें जो लोकगीत की मिठास है या भाव को संप्रेषणीय बनाने की शक्ति है उस पर कम ध्यान देते हैं। इसके विपरीत नई कविता लिखने वाले नई पीढ़ी के कवियों का ध्यान बोलचाल के शब्दों में जो संगीत है उसे पहचान कर उसके प्रयोग पर अधिक रहता है। उनकी बात सुनकर सुमन उन्हें टोककर कुछ पूछना चाहते थे, पर अज्ञे ने उन्हें रोक दिया। निराला ने अपना वक्तव्य जारी रखते हुए कहा कि वह नई कविता को ध्यान से पढ़ते हैं, नए कवियों के मंतव्य से भी परिचित हैं। वह उनका तिरस्कार या अवमानना नहीं करते, उनके काव्य को समझने की चेष्टा भी करते हैं, समझते भी हैं। उन्होंने नई कविता को सहृदय पाठक की तरह पढ़ा और समझा है। हाँ, हमारी पीढ़ी तथा नई पीढ़ी के कवियों में एक अंतर है। हमने शब्द के संगीत को अपना महत्व नहीं दिया जितना नई पीढ़ी के कवियों ने दिया है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अपने गीतों में कोमल भावों, तरल अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना और उसमें संगीत माधुरी उत्पन्न करना रहा है। हमारा पूरा ध्यान संगीत माधुरी पर ही रहा है। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, छायावादी कवियों की काव्य रचनाओं और नई पीढ़ी की कविताओं का भाषा शिल्प संबंधी अंतर बताया गया है। दूसरा, निराला के व्यक्तित्व की विशेषता का संकेत दिया गया है कि पुरानी पीढ़ी के कवि होते हुए भी उदीयमान प्रयोगकर्ता नई कविता लिखने वालों के लिए सहृदय दृष्टि, नई कविता को समझने और सराहने की मनोवृत्ति रखते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।